वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एवरीवन। चलिए दोस्तों, फिर से स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। ये चैप्टर अपना थोड़ा सा बचा हुआ था, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इस जो बचे हुए पार्ट को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ आप लोग जितना मैंने समझाया है उतना आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका से, जो कि कोशिका का एक पार्ट है। ठीक है, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसको हम पढ़ेंगे और आगे भी इसको हम पूरा सीखने वाले हैं। चलिए तो करते हैं बिना देरी के स्टार्ट और पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 5। क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मानी जीवन की मौलिक इकाई के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इसमें अपना चल रहा है अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नारे तूने क्यों तड़पाए, केंद्रक हमने पढ़ लिया था, केंद्रक के आगे आएगा कोशिका द्रव्य हमने पढ़ा लिया था, कोशिका अंगक हम पढ़ रहे थे, जिसमें अपना पार्ट चल रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और इसको हम सीखने वाले हैं, इसको हम क्या करने वाले हैं? सीखने वाले हैं। ठीक है ना? अंत द्रव्य जालिका, अंत प्रद्रव्य ने अंत द्रव्य जालिका। ठीक है, जिसे ER बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसे कहते हैं। आगे है अंत प्रद्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं। क्या है? झिल्ली युक्त नलिकाओं और सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। सीट का बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिकाओं अथवा गोल या आयताकार थैलों, मानी पुटिका, थैले का मतलब है पुटिका की तरह दिखाई देती है, थैलों की तरह दिखाई देती है। अंत द्रव्य जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। किस झिल्ली के समरूप होती है? प्लाज्मा झिल्ली के समरूप। समरूप का मतलब है सेम। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य अंतद्रव्य अंतद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, 2 टाइप की होती है। पहली होती है खुरदरी। खुरदरी का मतलब होता है रफ। ठीक है ना? खुरदरी को क्या बोलते हैं? रफ बोलते हैं। ठीक है ना? रफ होते खुरदरी, या खुरदरी भी अंतद्रव्य जालिका होती है। दूसरी जिसे R बोलते हैं ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और दूसरी होती है आपकी चिकनी, स्मूथ, चिकनी। ठीक है ना? स्मूथ अंत द्रव्य जालिका, मानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है ना? अब यहाँ पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखें, सूक्ष्मदर्शी बोले तो माइक्रोस्कोप से यदि हम इसे देखें तो ये कैसी दिखाई देगी? हमें खुरदरी। ठीक है ना? जिस पर मतलब अगर हम उसको यूं टच करके देखें तो समतल दिखाई नहीं देती, खुरदरी होती है। ठीक है, चुभती है हाथों में, क्योंकि इस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। इस पर क्या लगे? धसे हुए होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम इसमें धसे हुए होते हैं। जैसे अपनी स्किन को यदि हम ऐसे टच करके देखें तो ये स्मूथ दिखाई नहीं देगी, खुरदरी दिखाई देगी, क्योंकि इसमें बाल धसे हुए हैं, है ना? बाल लगे हुए हैं ना काफी सारे अपने हाथों पे, तो इसीलिए इसमें भी राइबोसोम्स धसे हुए होते हैं। इसलिए इसकी जो जो सतह है, सरफेस है, वो कैसी दिखाई देगी हमें? कैसी फील होगी? ये होगी खुरदरी। ठीक है, लगे होते हैं। कौन लगे होते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइबोसोम्स पर क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, जो हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन्स जाता है, तो उसका संश्लेषण राइबोसोम्स पर होता है। ठीक है, कहाँ होता है? राइबोसोम्स, मानी राइबोसोम्स पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। कहाँ होता है? मानी पाचन यही करता है, यहीं पे। ठीक है, संश्लेषित यहीं पे
होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार प्रोटीन को आवश्यकतानुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजता है। ठीक है, देखो जो भी हम खाना खाते हैं उसका जो भी इंटेस्टाइन जो जूस बनता है, ठीक है, इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंत से जो खाना बनते हैं आंत में जाता है, आंत उसका जूस क्या करती है, चूसती है, और चूसने के बाद उसे ब्लड में डालती है, और ब्लड कहाँ पहुंचता है, प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है। जब प्रत्येक कोशिकाओं तक ब्लड पहुंचता तो उसी के अंदर जो हमने खाना खाया तो उसी का जूस भी है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मड कह सकते हैं, या फिर इस क्या कहेंगे उसे, इस हाँ 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 मतलब एनर्जी बोल लो, ठीक है ना। तो वो वहां तक पहुंचेगा और वहां पे कोशिका के अन्य भागों में उसका क्या होता है, दहन। अब इसमें काफी सारे जो पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कार्य होता है, जिसमें अपने पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के हो गए, जिस पर जो राइबोसोम्स दसे हुए होते हैं वो प्रोटीन का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। ठीक है, आगे हो गया जो स्मूथ है वो वसा और लिपिड्स, स्मूथ जो है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माने चिकनी अंत द्रव्य जालिका जो है वो क्या करती है, वसा। वसा का मतलब जो भी हम फैट खाते हैं, जैसे अपन रोज खाना खाते हैं, खाना में हम घी भी खाते हैं, जो जो घी है, तेल है, ये फैटी एसिड्स होते हैं, ये फैट होते हैं, क्या होते हैं, ये फैट होते हैं, क्या होते हैं, ये फैट होते हैं। तो ये इनका कौन पाचन करता है, कहाँ पर इनका संश्लेषण होता है, तो ये होता है आपका किस पर, स्मूथ अंत द्रव्य जालिका पर। कहाँ होता है, स्मूथ अंत द्रव्य जालिका पर इसका क्या होता है, संश्लेषण होता है। क्या होता है भाई, संश्लेषण यहाँ पर इसका होता है। आगे आ गए भाई साहब, अभी ओपन नहीं हो रहा है, होने दो इसे। हो गया, ये है पूरा का पूरा जंतु कोशिका है। ठीक है, थोड़ा सा और। हम्म चलिए आगे लीजिए। आगे क्या है अपने पास, मानी अणुओं के बनने में सहायता करती है। क्या, अणुओं के बनने में क्या करती है, सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रियाओं के लिए, यह कोशिकीय क्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिकीय क्रियाओं के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। कुछ जो प्रोटीन्स हैं और वसा जो है वो कोशिका की जो झिल्ली है वो बनाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं, झिल्ली जीवांत जनन। ठीक है, इस अभिक्रिया को या प्रक्रिया को क्या कहते हैं, झिल्ली जीवांत कहते हैं, जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम हार्मोन्स की भांति, माने कुछ जो प्रोटीन्स हैं, वसा है, एंजाइम्स हैं, किसकी तरह काम करते हैं, हार्मोन्स की भांति कार्य करते हैं। कहाँ काम करते हैं, कोशिका के अंदर। कहाँ काम करते हैं भाई, कोशिका के अंदर। किसकी तरह काम करते हैं, प्रोटीन की तरह, वसा की तरह, एंजाइम की तरह। एंजाइम, ये जो प्रोटीन वसा और एंजाइम हार्मोन की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, हार्मोन की तरह काम करते हैं। ठीक है, की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जटिल आ, जटिल आ, सद परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। किसका, जालिका तंत्र का निर्माण करती है। अब ये अपने पास क्या आ गया, पूरी कोशिका है। ये क्या है भाई अपनी, ये कोशिका, इसका आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये कोशिका है। अब इसके अंदर देखो, ये गोल्जी उपकरण है ये, ठीक है ना, गोल्जिकाई उपकरण। गोल्जी उपकरण का मतलब है गोल्जिकाई, समझो क्या है ये, गोल्जिकाई है ना। अब यहाँ पे चिकनी अंत द्रव्य जालिका, ये वाली जो है ये चिकनी अंत द्रव्य जालिका है। यहाँ पर देखो आपको
कुछ राइबोसोम्स धसे हुए नहीं दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। केंद्रीय झिल्ली है ये जो है, ये जो दिख रही है ये केंद्रीय झिल्ली है। कौन सी है? केंद्रीय झिल्ली। ये प्लाज्मा झिल्ली, ये बाहर वाली जो झिल्ली है जस्ट अंदर की, ये प्लाज्मा झिल्ली। तारककाई केंद्र, ये जो है तारककाई केंद्र है। लाइसोसोम ये दिख रहा, ठीक है, लाइसोसोम अपने को दिख रहा है। और राइबोसोम्स ये जो है, ठीक है, तो ये जो राइबोसोम्स ये दिख रहे हैं, ये अंत प्रद्रव्य जालिका है, उसके अंदर धसे हुए रहते हैं। कौन सी? ड्रफ वाली होती है, जो खुरदरी होती है उसके अंदर ये धसे हुए रहते हैं, ठीक है, यूं धसे हुए रहते हैं ये, ठीक है। जैसे ये दिख रहे हैं ना, ये पीले पीले, ये राइबोसोम्स है, ये जालिका में धसे हुए हैं, है ना। अब ये देखो खुरदरी अंत द्रव्य जालिका, तो खुरदरी अंत द्रव्य जालिका जो है, इनके अंदर देखो ये राइबोसोम्स धसे हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना ये, तो ये खुरदरी अंत द्रव्य जालिका है। और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ कोशिका, ठीक है ना, मानी पावर हाउस ऑफ जो सेल्स है, किसे कहते हैं? राइबोसोम्स को कहते हैं। मानी यहीं पर पावर जनरेट होता है, यही क्या है? पावर जनरेट करने का, अपनी बॉडी को एनर्जी यहीं से मिलती है, ठीक है ना। कोशिका को भी एनर्जी यहीं से मिलती है, और जब कोशिकाओं को एनर्जी मिलती है तो पता है करोड़ों अरबों कोशिकाएं अपने शरीर में, तो सबको एनर्जी मिलती है, तो अपने को एनर्जी मिलती है, मतलब एक्टिव फील करते हैं। पेट में तो खाना पचता है, पेट में खाना जाने से हमें एनर्जी नहीं आती है, ध्यान रहे। आप ये समझ रखे हो कि भाई अपने पेट में खाना चलेगा, अब तो मौज होगी, अब तो आ गई ताकत, ले भाग के मैं काम करूं ना, पार कौन पड़ा। जब तक कोशिकाओं के अंदर इसका पाचन नहीं होगा तब तक आपको क्या नहीं मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जैसे आप समझ लो कि आपने खाना खाया और किसी ये क्या होती है, डायबिटीज वगैरह होती है, तो डायबिटीज वाला कितना ही खाना ठूस ले, बोले उसको एनर्जी नहीं मिलती, वो सुस्त सा के बैठा रहता है। क्या बैठा रहता है? सुस्त सा के बैठा रहता है, सुस्त रहता है वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो इंसुलिन हार्मोन है, वो इंसुलिन जो है वो काम नहीं करता है। इसके कारण से उसकी जो बॉडी का शर्करा लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसीलिए अब आगे आ गए कोशिका द्रव्य, माने कोशिका के अंदर जो देखो ये पानी पानी सा दिखाई दे रहा ना, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट है ना, ये कोशिका द्रव्य है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका में भरे हुए पानी को साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, ओके। कोशिका के ये जो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये केंद्रक है, क्या है? सेंटर है, कोशिका का केंद्रक है। आगे आ गया, इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों माने प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। माने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो छोटी छोटी, इसके अंदर काफ़ी सारी नलिकाएं होती हैं, कोई चौकोर होती है तो कोई गोल होती हैं, कोई मतलब गोल गोल गुच्छे जैसी होती हैं। ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती हैं? संरचनाएं इसके अंदर होती हैं। ये क्या करती है? जो कोशिका का केंद्रक है और जो साइटोप्लाज्म है मानी कोशिका द्रव्य है, उनके अंदर जो पदार्थ आने और जाने का जो कार्य करते हैं, इन्हीं के द्वारा होता है, ठीक है ना, इन्हीं के द्वारा होता है। आगे आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकाओं की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। एक वर्ग के जंतु जिन्हें हम कशेरुकी भी कहते हैं, अध्ययन साथ में देखेंगे कि यकृत की कोशिकाओं में SER विष दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। SER बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मानी जो चिकनी अंतद्रव्य जालिका है उसकी बात कर रहा है। आगे आ गए गोल्जी उपकरण। क्या है? गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय की खोज, गोल्जी उपकरण या फिर आप इसे कह सकते हैं गोल्जी काय। तो गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया गया गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण। नाम क्या है? गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय। क्या बोलते हैं? गोल्जी उपकरण या फिर गोल्जी काय। ये किसके नाम पे रखा गया था? ये मिस्टर कैमिलो नाम के गोल्जी थे, इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया गया। क्या?
कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाएं, ये झिल्ली युक्त होते हैं, चपटी चपटी पुटिकाएं, पुटिकाओं का एक तंत्र होता है, माने एक जाल होता है, एक सिस्टम होता है, एक दूसरे के ऊपर समांतर, एक दूसरे के ऊपर समांतर यूं, ठीक है, पैरेलल, समांतर रूप से सजी रहती है। समांतर रूप से क्या रहती है? सजी रहती है। क्या रहती है? ये सजी रहती है। ठीक है, क्या सजी रहती है? गोलजिकाएं सजी रहती है। क्या सजी रहती है? गोलजिकाएं सजी रहती है। आगे आ गया, जिन्हें हम कुंडिकाएं कहते हैं, जो सजी रहती है, वो जो गोलजिकाएं होती है वो क्या होती है? कुंडिकाएं। इन झिल्लियों का संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों से होता है और इसीलिए जटिल कशेरुकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। तो ये आ गया एक बार फिर से वही आपका क्या पादप कोशिका आ गई इस बार। कौन सी कोशिका आ गई? पादप कोशिका। अब पादप कोशिका जंतु कोशिका में है यहाँ पर भी वही चिकनी वाली रहेगी, है ना, दोनों ही रहेगी। एक तो अपने देखो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका SER, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर ये है, जो ये धागे जैसे दिख रहा है ये है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये वाले, जिन पर ये जो ये दिख रहे हैं, ये डॉट 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 दिख रहे हैं, अंडाकार जो दिख रहे हैं, ये आपकी खुरदरी है, ठीक है ना। कौन सी है? खुरदरी। खुरदरी का मतलब होता है RES, ठीक है ना। कौन है? RES। ये रही खुरदरी, अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसके अंदर राइबोसोम्स धसे हुए रहते हैं, ये इनके अंदर अंदर धसे हुए रहते हैं राइबोसोम्स। आप लोगों ने देखा होगा जो मेंढक होता है, मेंढक अपने बच्चे नहीं, अपने जो अंडे हैं अपने पीठ पे धसा के रखता है, ठीक है ना। क्या करके रखता है? धसा। जब वो जन्म लेते हैं तो उसकी पीठ से बाहर निकलते हैं, उसकी पीठ से क्या निकलते हैं? बाहर, मतलब धसे हुए रहते हैं, बाहर भी निकले रहते हैं कुछ, और मतलब आधे अंदर आधे बाहर धसे रहते हैं। फिर उस प्रकार फिर जब उनका जब वो बाहर निकलने का समय हो जाता है तो बाहर निकलते हैं, तो उस स्किन को से बाहर निकलते हैं वो, ठीक है। तो उसकी पीठ पे सवार रहते हैं उसके सारे के सारे जो बच्चे होते हैं ना, वो किसके? मेंढके के। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से यहाँ पे जो राइबोसोम्स है, इस अंतःप्रद्रव्य जालिका में अंदर धसे रहते हैं। कौन सी में? खुरदरी। और खुरदरी होती क्यों है? क्योंकि इसमें धसे रहते हैं। कौन कौन धसे रहते हैं बताओ? ठीक है, राइबोसोम्स धसे रहते हैं। अब ये तो केंद्र का है, ये तो दिख रहा है ना। पादप हरित लवक, इसके अंदर ये जो हरित लवक है ना, मानी जो पादप कोशिका पत्ते का जो रंग होता है हरे वर्णक जो होता है, वो हरित लवक के कारण ही होता है, ठीक है ना। इसके कारण होता है हरित लवक, मानी जिसे थाइलोक्वाइड प्रदर्शित करते हुए है, ये है हरित लवक। हरित लवक के कारण ही क्या होता है? ये इसका कलर हरा रहता है। ये गोल्जी उपकरण है, वही क्या है? ये गोल्जी धागे जैसी संरचना होती है गोल्जी उपकरण की, मानी गोल्जी काय है, कैमिलो गोल्जी ने खोज की थी। ये झिल्ली है, केंद्रीय झिल्ली है, ये जो बाहर इसके आवरण है। ये प्लाज्मा झिल्ली है, अंदर की तरफ जो होती है प्लाज्मा झिल्ली होती है, और बाहर होती है वो कोशिका भित्ति। जो देखो, ये अंदर वाली तो प्लाज्मा झिल्ली हो गई है, और ये बीच का जो मोटी दीवार है इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका का पावर हाउस जिसे हम कहते हैं। राइबोसोम्स इसके अंदर भी धसे रहते हैं। जो कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है, उसके अंदर राइबोसोम्स तैरते रहते हैं। और अंतःप्रद्रव्य जालिका जो खुरदरी वाली है उसमें धसे हुए भी रहते हैं। ये कोशिका द्रव्य ये है, ठीक है, जो पानी भरा रहता है कोशिका में, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। और ये हरित लवक हो गया, ये ऊपर भी था हरित लवक, उसको काट के दिखाया गया था, यहाँ ऐसे दिखा दिया गया। हरित लवक के कारण ही जो पत्तियों का रंग होता है वो हरा होता है, ठीक है। पादप कोशिका थी ये, क्या थी भाई? पादप कोशिका। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, मानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटिकाओं में पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना।
कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनता है, सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। जो गोल्जी उपकरण है उसके द्वारा लाइसोसोम को भी क्या किया जाता है, बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। अब आ गया आपका लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम, आत्मघाती थैली, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं क्या या किसी और को कहते हैं, बताओ। कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को ही कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें हम पाचक एंजाइम होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो आर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन एंजाइमों को बनाता है। इनको, जो कि जो पाचक एंजाइम है उनको। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। जो कोशिका के अंदर अपशिष्ट बनता है जिसका कोई यूज नहीं होता है, जिसका कोई भी उपयोग नहीं है, ठीक है। जैसे अपन जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब खाने के अंदर से जितने भी जो उपयोगी रस हैं वो चूस लिए जाते हैं, उसके बाद जो मल बचता है वो यूरिया की तरफ काम में आता है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार से जो लाइसोसोम है, कोशिका में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको क्या करता है, ये निपटाने का काम करता है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया तथा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम, पुराने अंगक पुराने अंगक में चले जाते हैं, पुराने अंगक में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय अ, चय हाँ चयाप चयापचय चयापचय मानी मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, ठीक है ना। मानी जो लाइसोसोम है इसे कोशिका का क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं, ठीक है। ये फट जाता है तब पूरी कोशिका को ही खा जाता है। ये क्या कर जाता है, पूरी कोशिका को ही खा जाता है। तो लिखा नहीं यहाँ पे, मानी तोड़ते फोड़ते इसमें मेटाबॉलिज्म व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका को आत्मघाती थैली कहते हैं। आ गया मिस्टर कौन, गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा है अपने इसमें। कैमिलो गोल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोर्टनो में हुआ था। उन्होंने पावाविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाविया के सेंट मेटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उसकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने एम्बियाटेग्रेशो के एक दीर्घकालीन रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना दिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेष यह कोशिका की
कोशिका की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे, इस विधि में सुधार करते रहे। गोल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 में उन्हें सैंटियागो रेमोनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस पुरस्कार से सम्मानित किया भाई साहब को? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। आगे आ गया पावर हाउस ऑफ कोशिका, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। पावर हाउस ऑफ कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है, दोहरी डबल झिल्ली होती है। इस पर बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, माने इसमें छेद होते हैं। भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। वलित का मतलब होता है जिगजैग, ठीक है, वलित होती है। यह वलय एटीपी बनाने वाले रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा करते हैं। एटीपी का मतलब होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने का कार्य करते हैं। एटीपी एक एनर्जी जनरेटर की यूनिट है। एनर्जी की क्या है? यूनिट है एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी मानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिकाओं की ऊर्जा है। एटीपी क्या है? कोशिकाओं की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्यों के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। संचित ऊर्जा का क्या करते हैं? उपयोग। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत अद्भुत अंगक है, क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम्स होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपना जो प्रोटीन्स है वो खुद बनाते। आगे आ गया प्लास्टिड। क्या आ गया है? प्लास्टिड। प्लास्टिड का भी एक विशेष महत्व है, देखते हैं क्या है। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में प्लास्टिड उपस्थित नहीं होता है। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन प्लास्टिक होता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो श्वेत और रंगहीन प्लास्ट होता है। रंगहीन माने श्वेत होता है, सफेद, ये इसके कोई रंग नहीं होता। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। देखो प्लास्टिड जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन होता है, जो रंग होता है उसके अंदर। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसका सफेद कलर होता है और दूसरा रंग नहीं होता। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है, रंजक है, ठीक है, जो होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है। माने जब पौधों के अंदर प्रकाश का संश्लेषण होता है, आप जानते हैं कि पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण ही उनके खाने पीने के लिए होता है, उनको जो एनर्जी मिलती है प्रकाश संश्लेषण से ही मिलती है, ठीक है। जितना भी अपने अंदर स्टार्च जो स्टोर कर लेते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के कारण ही संभव हो पाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले तथा नारंगी रंग के वर्णक का मतलब होता कलर, वर्णक का मतलब क्या होता? कलर, ठीक है ना, वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं, ठीक है ना। क्या? स्टार्च, क्योंकि पेड़ के अंदर जो एनर्जी बनती है भाई साहब काहे से बनती है? स्टार्च से।
काई से बनते हैं, स्टार्च से बनती है। माने स्टार्च हो गया, तेल हो गया, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। किस में रहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट में। 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 आगे आ गया क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है। जो क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल वाला, उसके अंदर बहुत सारी क्या होती है? परतें होती है। परतें, झिल्ली, लेयर्स होते हैं। जो स्ट्रोमा, जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? स्ट्रोमा कहाँ होती है स्थित? स्ट्रोमा में स्थित होती है। प्लास्टिड बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होते हैं। अगर प्लास्टिड को देखा जाए, आंखों से देखा जाए, तो ये भाई साहब दिखते किसकी तरह है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही दिखते हैं। किसकी तरह दिखते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही दिखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की सतह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम्स होते हैं। क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है कि जो प्लास्टिड का बाह्य संरचना है, प्लास्टिड का बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की सतह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। ठीक है ना। आगे आ गया आपका रसधानियां। क्या है? रसधानियां। अब ये सब अंगक के काहे के चल रहे हैं भाई? कोशिका के। अभी तो कोशिका विभाजन आएगा आगे। क्या आएगा? कोशिका विभाजन आएगा। अभी अपना हो गया है आगे रसधानियां जो है, रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में रसधानियां बहुत बड़ी होती है। ठीक है ना। अब समझो इसको, क्या बोल रहा है भाई साहब? रसधानियां जो है, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो रसधानियां ना, ठोस रसधानियां ठोस अथवा तरल की संग्राहक थैलियां होती है। जो रसदानियां होती है, अगर कोई कोशिका के अंदर तरल पदार्थ है उसको भी स्टोर करती है, ठोस पदार्थ है उसको भी क्या करती है? स्टोर। जंतु कोशिकाओं में रसदानियां छोटी होती हैं। जंतु जो कोशिका है, जंतु का मतलब है अपन, अपन जंतु ही है। ठीक है। अपन क्या है? जंतु। जंतु का बोले तो जीव। ठीक है ना। जंतु जो कोशिका मतलब अपने के अंदर जो ये कोशिका है, अब छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है। जबकि पादप कोशिका, पादप बोले तो पेड़ पौधों के अंदर जो कोशिका है, पेड़ पौधों के अंदर जो कोशिका है, उनके अंदर जो रसधानियां होती है काफी बड़ी होती है। ठीक है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानियों की माप कोशिका की आयतन का 50 से 90% होता है। मानी रसधानियां जो देखो भाई साहब, अगर कोशिका में कोई चीज का पूरा जो वॉल्यूम है 100% है ना, तो जिसमें से 90% क्या है? आपकी रसधानियां हैं। किसी किसी में 50% से 90% तक होती है। ठीक है ना। 50% से कितने तक होती है? 90% तक होती है। 10% में कोशिका की बाकी चीजें सिमट के रह जाती है। ये कहाँ होती है? पादप कोशिकाओं में। इसमें होती है? पादप कोशिकाओं में रहती है। आगे लीजिए। अरे, पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है। क्या रहता है भाई? कोशिका द्रव्य भरा रहता है। साइटोप्लाज्म जिसे हम कहते हैं, भरा रहता है। कोशिका द्रव्य भरा रहता है। और ये कोशिकाओं को स्फी स्फीति स्फीति तथा कठोरता प्रदान करते हैं। कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करते हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानियां में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन्स होते हैं। मेरे भाई देखो, जो प्रोटीन्स बनते हैं ना, अमीनो एसिड से ही बनते हैं। काहे से बनते हैं? अमीनो अम्लों से ही बनते हैं। लगभग ये शायद 22 प्रकार के होते हैं ना, मुझे प्रॉपर पता नहीं, 22 या 24 प्रकार के होते हैं अमीनो एसिड। ज़्यादा भी प्रकार के होंगे तो अंदाज़ा नहीं है, देखते हैं आगे। पर मुझे जहाँ तक याद है, मैंने पढ़ा था कि ये 22 प्रकार के होते हैं।
ठीक है, जिनमें से 12 प्रकार के अमीनो एसिड जो है बाहर से बनाए जा सकते हैं और जो 10 प्रकार के अपने शरीर में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो अमीनो अम्ल है, शर्करा है, विभिन्न कार्बनिक जो पदार्थ है, अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है, एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा हो गया और खाद्य रसदानियों में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। उनके उपभोग में लाए गए क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ। एक कोशिकीय, कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करती है भाई? कुछ रसधानियां। आगे कुछ सवाल हैं, आपको ये जो सवाल बुक के अंदर आ रहे हैं इनका मैं अलग से वीडियो बना के लेके आऊँगा। ठीक है ना, अलग से इनकी वीडियो लेकर आऊँगा लाइव से। ठीक है, जो कि रिकॉर्ड करके मैं यहाँ से डाल दूंगा, है ना। जितने भी अपने सवाल हैं उनका अलग से अपने पास नोट्स हैं और नोट्स में सवाल अपने पास अलग से हैं। जितने भी जो सवाल पूछे जा रहे हैं पेज नंबर के अकॉर्डिंग उन सवालों को बिल्कुल क्लियरली करवाएं। एक बार अपने पूरे 12 चैप्टर हो जाए, आफ्टर दैट हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे आ गया, प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्यों जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, उत्सर्जन का मतलब अपशिष्ट मानी बेकार पदार्थों का बाहर निकालना। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। कौन से होते हैं भाई? नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजनी यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये जो पदार्थ होते हैं नाइट्रोजनी होते हैं। ठीक है, इनको बाहर निकालते हैं अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्लियों तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीव की एक मूलभूत और क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि जो पदार्थ है, जो बोले अपना जो शरीर है उसकी सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई है वो है कोशिका। ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर किस अंगों का निर्माण होता है? हाँ, कोशिकाओं से मिलकर ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों के से मिलकर अंगों का निर्माण होता है, अंगों से मिलकर अपने शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसीलिए सूक्ष्मतम जो इकाई है वो है कोशिका, सेल। क्या है भाई? सेल। सेल से ही मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक। ऊतकों से मिलकर क्या बनते हैं? अंग। अंगों से मिलकर क्या बनता है? अपना शरीर बनता है। ठीक है, क्या बनता है? अपना शरीर। आगे आ गया सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। क्या आ गया है भाई? कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, जो भी आएगा यहाँ पे हम देख लेंगे जितने भी हैं और उनको भी समझ लेंगे और मैं भी सीख लूंगा और आपको भी थोड़ा बहुत कुछ, आप भी थोड़ा बहुत कुछ सीख लोगे। ठीक है ना। चलिए, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? मानी देखो, सेल डिवीजन यदि अपने शरीर में नहीं होता ना तो हमारा जैसा हम ये मान लो कि हम इंसान बनता ही नहीं, समझ लो कोई भी जीव नहीं बनता अगर सेल डिवीजन नहीं होता तो, कोशिका विभाजन नहीं होता तो। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही कोशिका विभाजन होता है तभी अपने शरीर की ग्रोथ होती है। एक कोशिका से दो कोशिका नहीं बनेगी, दो से चार नहीं बनेगी, चार से आठ नहीं बनेगी, तो अपनी बॉडी कैसे बनेगी? अपना शरीर इतना बड़ा कैसे हो जाएगा? कोई भी जीव जो ग्रोथ कर रहा है वो कोशिका डेवलपमेंट के कारण ही कर पा रहा है, कोशिका विभाजन के कारण ही कर पा रहा है। कोई भी एक कोशिका फूल के इतनी मोटी नहीं हो सकती है। मतलब एक कोशिका से दो कोशिका होकर, दो से चार होकर, चार से आठ होकर, यूं ऐसे चलती रहती है। और अपने जो मसल्स हैं, अपने जो अंग हैं वो डेवलप होते रहते हैं। इन पर जो मांस है वो कोशिकाओं के अंदर आती रहती है, तभी तो फूल पाता है। बोलो मसल्स जा रहा हूँ बॉडी बिल्डर बनाने, तो क्या लेता है भाई? अंडे खा, दूध भी है, प्रोटीन खा, तो उससे क्या जनरेट होगी? कोशिका विभाजन होगा उससे और अंग डेवलप होंगे। अरे ये डोले सोले निकल जाएंगे सट से। मेरी भी है क्या कुछ? कुछ नहीं है, अपने तो बस की नहीं है डोले सोले बनाने की है। चले तो आगे, जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती है। माने जीवधारियों में अगर वृद्धि करनी है शरीर की तो कोशिकाओं का निर्माण स्वाभाविक है, कोशिकाओं का विभाजन स्वाभाविक है। कोशिका
का विभाजन नहीं होगा तो आदमी चला जाएगा, है ना। जैसे आप लोग मान लीजिए, अगर आपने खाना खाना बंद कर दिया, कोशिकाओं का पोषण नहीं होगा, और जब आप खाना खाएंगे नहीं, कोशिकाओं का पोषण होगा ही नहीं, पेट में जाएगा ही नहीं कुछ भी, तो कोशिकाओं का पोषण नहीं होगा। कोशिकाओं को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था, जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी, जो बाहर जो खाना मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल रहा, क्योंकि अपने पेट में ऐसा फील होता है कि हमें खाना मिल गया तो चलो आज भूख नहीं है, ठीक है ना, पेट भर गया। लेकिन भाई ये जो खाना पचता है ना, ये पच के जो इसका रस बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, मानी छोटी आंत के द्वारा, ये ब्लड में मिला दिया जाता है, और ब्लड कहाँ तक पहुंचाती, उस जो खाने को पहुंचाती कोशिकाओं तक, और कोशिकाओं में बनती है एनर्जी, तब अपने को एनर्जी आती है, ठीक है ना। तो वहां पहुंचता है खाना, उनको चाहिए, अपने को नहीं चाहिए, माने अपने पेट को खाना नहीं चाहिए, अपने पेट को नहीं खाना चाहिए, इसको चाहिए कोशिकाओं को। कोशिकाएं अपने शरीर को एक्टिव बनाए रखने के लिए मांग करती है, आने दे खाना, अरे भाई आने दे, नहीं तो सुस्त बैठ जा फिर तो, ठीक है ना। तो एनर्जी वहीं से जनरेट होती है कोशिकाओं तक। चलो तो भाई, जीवधारियों में वृद्धि हेतु, जीवधारियों में वृद्धि हेतु कहाँ जाता रे बाबू, है कहाँ जाता है, तो कोशिकाओं में वृद्धि हेतु कोशिकाएं बनना, कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। मेरे भाई देखो, हमारे शरीर के अंदर रोज पता नहीं कितनी कोशिकाएं मरती है, और रोज कितनी कोशिकाएं कोशिकाओं का विभाजन होता है, ठीक है ना। कई कोशिकाएं मरती है, हजारों कोशिका मरती है, और हजारों कोशिका रोज बनती है, पता नहीं कितनी, कोई काउंट ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर हम लिमिट से ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे, मतलब एक, तो कोशिकाएं स्थिर रहेगी, मरेगी, जितनी मरेगी उतनी बनेगी, और अपना शरीर सेम टू सेम बना रहेगा, जैसा का है वैसा का वैसा। अगर मान लीजिए कोशिकाएं मर कम रही है, और आप, मतलब आप खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं कंपेरिजन टू कोशिका मरने, कोशिका कम मर रही है, खाना आप ज़्यादा खा रहे हैं, तो कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होगा, जिससे कि आपका पेट निकल जाएगा, बॉडी बन जाएगी, और आकार बदल जाएगा शरीर, ठीक है ना। तो तभी तो डेवलपमेंट होता है शरीर के अंदर, जब आप खाना आवश्यकता से ज़्यादा खा रहे हैं। खाना आवश्यकता से ज़्यादा खाने का मतलब ये नहीं है कि आपको घास खिला दिया जाए, या मैं घास खा जाऊं कि पेट भर जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। खाना भले ही हम कम खाएं, लेकिन जो हम खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशंस कितने हैं, ठीक है ना। आप कितने ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, कितने फल खा रहे हैं, कितने आप सलाद से ले रहे हैं, कितना आप प्रोटीन्स ले रहे हैं, कितना आप वसा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो और कितने आप मिनरल्स ले रहे हैं, मतलब संतुलित आहार यदि आप खाते रहेंगे, भले ही खाना कम खाइए, देयर इज नो मैटर, टंकी भरने से तो अच्छा है न्यूट्रिशंस की चीज़ें खानी चाहिए, न्यूट्रिशन जिसमें हो वो चीज़ें खाएं। ये नहीं है कि चलो टंकी भर लिए, ऐसे तो घास ही खा जाए हम, है, तो उसमें भी तो पेट भर जाए घास खाने में भी तो। लेकिन एनर्जी जो संतुलित आहार है वो क्या है, समझे ना। तो संतुलित आहार हमें लेना चाहिए, वही कोशिका विभाजन के लिए जरूरी है, ठीक है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं, समसूत्री कहते हैं, या सूत्री विभाजन कहते हैं, क्या कहते हैं, देखा आगे आएगा अभी। सूत्री, ये आ गया भाई, ठीक है ना। सूत्री विभाजन कहते हैं, देखो यहाँ पे क्या था, ये रहा सूत्री विभाजन, सूत्री, उसे हम सूत्री विभाजन कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम, सूत्री विभाजन। अब अपने यहाँ पर देखो, ये मात्र कोशिका है, मात्र कोशिका का मतलब ये नहीं कि माँ के अंदर ही होती है, ऐसा नहीं है। अपने शरीर के अंदर, हर किसी के शरीर के अंदर ये मात्र कोशिकाएं होती हैं। मात्र कोशिकाओं का मतलब है कि वह कोशिका जिसका विभाजन होकर दो कोशिकाएं बन जाए। कोशिका के अंदर से बच्चा पैदा नहीं होता है, कोशिका के अंदर से ये नहीं है कि छोटी कोशिका पैदा होके अलग हो गई, नहीं, एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है, ठीक है, अलग। ओके, तो अब देखो यहाँ दो बन गई, एक कोशिका से कितनी बन गई, दो कोशिका बन गई। तो जो मेन कोशिका होगी पहली वाली, वो मात्र कोशिका कहलाएगी।
फिर इनसे भी 2 बनेगी, इनसे भी 2 बनेगी, फिर इन 2 से भी 2 बनेगी। ठीक है, ऐसा चलता रहता है और मरती भी रहती है इनमें से कोशिकाएं, नष्ट भी होती रहती हैं। ठीक है, तो कोशिका डेवलपमेंट भी होता रहता है, विभाजन भी होता रहता है। तो ये मात्र कोशिकाएं हैं। मात्र कोशिकाओं के अंदर ही गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। गुणसूत्र बोले तो क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक ये इधर हो। अब ये इनमें से टूट के इधर ये बन गया, इनमें से टूट के इधर ये बन गया। ये संतति कोशिकाएं, इनमें भी ये गुणसूत्र ट्रांसफर होते हैं डीएनए से ना। चले आगे आ गया भाई, समसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन का मतलब है मात्र कोशिका से समान कोशिका और समान गुण उसके अंदर आ जाए तो समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, चलो आगे समझते हैं इसे। मानी इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मात्र कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनाती, समरूप माने समान कोशिकाएं बनाती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मेरे भाई समसूत्री विभाजन। क्या कहेंगे मेरे बाबू? समसूत्री विभाजन हम इसे कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे हम इसे? समसूत्री विभाजन हम इसे कहेंगे। राइट, आगे चलते हैं। संतति संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान होती। जो समसूत्री विभाजन है, ये अभी जो विभाजन चल रहा समसूत्री, इसमें जो गुणसूत्र क्या बोलते हैं ना, क्या माने इसके अंदर संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान होती है। माने जितनी माता की कोशिका के अंदर गुणसूत्र थे उतने ही यहाँ पर हुए। 2 उधर थे तो 2 इधर ट्रांसफर हो गए। ठीक है ना, तो ये समसूत्री विभाजन कहलाता है। यह जीवों में वृद्धि ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती है। अब देखो, जीवों में वृद्धि, भाई वृद्धि तो देखो हम जैसे ही व्यक्ति कोई जन्म लेता है, जन्म के टाइम बहुत छोटा होता है। ठीक है, लेकिन पर डे उसमें डेवलपमेंट होता है। वो किस कारण होता है? कोशिकाओं के डेवलपमेंट के कारण ही होता है। जैसे जैसे उसमें कोशिका डेवलप होती जाएगी उसका शरीर ऑटोमेटिक डेवलप होता जाएगा। लेकिन एक एज पर जाकर, जैसे 45-50 की एज पर जाने के बाद उस आदमी का शरीर डेवलप होना बंद हो जाएगा, फिर वो डिक्रीज होना चला जाएगा। माने उसके अंदर जो कोशिका विभाजन है वो रुक जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? उसके मांस ही नहीं रहेगा भाई हाथों में, फिर हड्डियां बचेगी और नसें बचेगी और ऊपर की चमड़ी बचेगी। ठीक है ना, माने ये नहीं कि 50 में होते ही ऐसा हो जाएगा, नहीं भाई, फिर उससे धीरे धीरे वो नीचे जाने लग जाएगा। या फिर अगर उसका रूटीन अच्छा है, डेली रूटीन अच्छा है, खाने पीने का तरीका अच्छा है, खाने पीने की चीज़ें अच्छी है, उसका एनवायरनमेंट अच्छे में रह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी हेल्थ स्टेबल हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है? उसकी जो बॉडी है स्टेबल हो जाती है। माने जितनी कोशिकाएं बनती है उतनी ही मरती भी है और उसका स्टेबल शरीर बना रहता है। ये नहीं है कि आप 500 साल के हो रहे अभी भी शरीर बढ़ ही रहा है, रावण बन जाएंगे तब तो है, कुंभकर्ण। क्या बन जाएंगे? कुंभकर्ण बहुत बड़ा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है। शरीर एक लिमिट तक बढ़ता है, फिर उसके बाद घटने लग जाता है एक लिमिट एज तक। ठीक है, अब वो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका रहन सहन कैसा है, आपका खाना पीना कैसा है, आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री तो नहीं हैं जो रोज 400 रुपये किलो की मशरूम खाएं या 8,000 रुपये की मशरूम खाएं, हैं? ऐसा तो नहीं है कहीं। ठीक है ना, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री 74-75 साल के हो गए और अभी चमक रहे हैं। क्या चमक रहे हैं? अपने टैक्स से चमक रहे हैं, है ना। टैक्स का जो पैसा जा रहा है, मस्त 1,000 रुपये किलो की क्या लाते हैं, मशरूम लाते हैं, बढ़िया सी खाते हैं और आहा 2-4 योग योग कर करू के कलेश खत्म। फुल खर्चो चल रहे थे भाई अपने पैसों से, हैं? अपने पैसों से क्या चल रहा है? फुल खर्चा। टैक्स का जनता का ही तो पैसा होता है, तो मतलब अपना भी पैसा जाता है, टैक्स तो अपने भी देते हैं थोड़ा बहुत। जो भी आप चीज़ें आप खरीदते हो, भलाई 1 रुपए की क्यों ना खरीदो, सब पे आजकल आपका क्या है? टैक्स चल रहा है। ठीक है ना, तो आप भी खाया करो 1,000 रुपये किलो की मशरूम, है ना, जैसे कि आपकी भी शक्ल चमक जाए। क्या हो जाए? चमक जाए। अब भाई क्या करें,
ऐसा ही नहीं आता इतना मेरे पास ही, आपके पास कहाँ से आएगा? आप तो स्टूडेंट हैं और मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। चले आगे, आगे चलिए। काहे हो गया बाबू? हैं? क्या हो गया है? काहे नहीं लिख रहा तू? हम्म, आगे लीजिए भाई, हो गया इतना। चलिएगा। मनुष्य संख्या मात्र कोशिकाओं के समान होती है और यह कोशिका में वृद्धि तथा ऊतकों में मरम्मत में सहायता करती है। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों तथा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं। क्या बनाती है? युग्मक। युग्मक, जाइगोट। ठीक है, युग्मक को क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। जाइगोट बनाती है। क्या बोल रहा है? जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की कोशिकाएं विशेष कोशिकाएं, विशेष बोला, विशेष कोशिकाएं, समान सभी ऐसे समान कोशिकाएं नहीं होती, विशेष कोशिकाएं विभाजन होकर युग्मक बनाती है, जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करते। निषेचन, निषेचन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन, सेक्स होगा, सेक्स के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। कहने का मतलब है माता का जो अंडज है वो पिता के गुणसूत्र से, ठीक है ना, पिता के जो गुणसूत्र से मिलन होगा, जब उन दोनों का मिलन होगा दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसे? निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद ही किसका निर्माण होता है? संतति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? संतति का। ठीक है, क्या होता है? संतति का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे। आपने क्या सीखा? अब कुछ सीखा या कुछ ही नहीं सीखा? चलो तो भाई आगे और पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें और है। आगे आ गया। ठीक है, अलग प्रकार का विभाजन है। ओ माय गॉड, ये तो कुछ सीखा ही नहीं इधर। क्या क्या रह गया था नीचे थोड़ा सा? संतति का निर्माण होता है, यह एक अलग प्रकार का, आगे आ गया, यह एक अलग प्रकार का निषेच, ये एक अलग प्रकार का विभाजन है। क्या है? एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्री, अर्धसूत्रण, अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसमें दो विभाजन होते हैं। जब कोशिकाएं अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती है। इससे दो की जगह कितनी? चार नई कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती है? चार नई कोशिकाएं बनती है। नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जो नई कोशिका बनेगी उसमें मात्र कोशिका की तुलना के अंदर आधी गुणसूत्र रहेंगे। आधे क्या रहेंगे? गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? आधी रहेगी। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? अर्धसूत्री विभाजन। मानी क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी हो जाती है? ठीक है ना, गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी हो जाती है? क्योंकि समान देखो, अगर एक ही कोशिका से अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी चीज का डेवलपमेंट होता है, माने दूसरी कोशिका का निर्माण होता है, तो उसके अंदर समान गुणसूत्र बंटते हैं दोनों कोशिकाओं के अंदर। लेकिन जब एक बच्चा बनता है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्योंकि कुछ तो पिता से मिलते हैं गुणसूत्र और कुछ माता से, है ना। ठीक है, क्योंकि जो 23 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं, इनके अंदर से टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। तो 23 तो पिता से मिलते हैं और 23 माता से मिलते हैं। माता में भी वही 46 ही होते हैं गुणसूत्र। तो यहाँ से मिलकर ये वापस फिर वही 46 गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। आधे पिता से मिलते हैं, आधे माता से मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये अर्धसूत्री विभाजन हो गए। और इसमें जो गुणसूत्र जो आगे से आएंगे, मात्र कोशिका से आएंगे, उसमें से आधे ही आएंगे।
क्या आएंगे, आधे ही गुणसूत्र आएंगे, पूरे नहीं आएंगे। जबकि संतति कोशिकाओं के अंदर अगर समसूत्री विभाजन है तो समान गुणसूत्र ट्रांसफर होते हैं। जितने माता के अंदर, जितने एक जनक कोशिका के अंदर गुणसूत्र थे, उतने ही आगे वाली कोशिकाओं में ट्रांसफर होंगे अलग अलग। ठीक है, तो वो होती है आपकी समसूत्री विभाजन। क्या होती है, समसूत्री विभाजन। तो ये देखो यहाँ से बन रहा है, ये है मात्र कोशिका। मात्र कोशिका के अंदर कितने हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या दिख रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन है। ठीक है, फिर अर्धसूत्री विभाजन, फिर यहाँ आ गया अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, फिर आगे भी फिर और कम ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ तो भाई साहब 4 4 थे इनके अंदर गुणसूत्र, ये टोटल 8 थे, इनमें भी क्या हो गए 8, क्या हो गए 8 हो गए। तो ये संतति कोशिकाएं हैं और इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, आधी हो गई, तो इसीलिए इनको अर्ध अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो ये अपना आज का चैप्टर था, ये आज पूरा खत्म हो। कुछ एक इसके पॉइंट हैं वो आपको सीखने की ज़रूरत है, बुक से आप लोग सीख सकते हैं। अभ्यास की कुछ हैं इसके अंदर, और जो इसके सवाल बचे हुए हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में आप सभी को करवा देंगे। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा जिनमें हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, उसके अंदर हम सीखने वाले हैं। आगे का जो अपना चैप्टर रहेगा छठा वाला, वो रहेगा उत्तक, जिसे हम कहेंगे टिश्यू। क्या कहेंगे हम उसे, टिश्यू कहेंगे। ठीक है ना, तो फिर अगले वाले वीडियो में मिलेंगे आप सभी से और चर्चा करेंगे टिश्यूज पर, उत्तकों पर, क्योंकि कोशिकाओं तक हमने सीख लिया, अब कोशिकाओं से मिलके ही उत्तकों का निर्माण होता, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक भी कर दीजिए और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।